हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग कैसे होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा था कि इसमें जो ऑर्बिटल थे दो भागों में स्प्लिट हुए थे, एक Eg में एक T2G में। T2G वाला ऊपर चला गया था क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा था वह नॉन एक्सियल तथा नॉन एक्सियल के बीच में हो रहा था। यह जो लोब थे यह नॉन एक्सियल तथा नॉन एक्सियल के बीच में थे। तो मैं बताया था कि एक्सियल और नॉन एक्सियल का रिपल्सन ज़्यादा होता है, और जो एक्सियल और नॉन एक्सियल पर होता है उसका रिपल्सन कम होता है। और जब रिपल्सन कम होगा तो इसका लोब नीचे जाएगा, और जब लोब नीचे जाएगा तो दो एनर्जी स्टेट बनेगा, एक Eg एक T2G। अब इसमें देखना है कि एनर्जी लेवल जो इसमें गैप होगा, इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर Eg है, यहाँ पर T2G है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा। तो मैं बताया था कि यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कम होती है, और जब लिगेंडों की संख्या कम हो जाएगी तो जब लिगेंड की संख्या कम होगी, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड 6 थे लेकिन टेट्राहाइड्रल में लिगेंड 4 होंगे। तो ये जितना ज़्यादा लिगेंड कम होंगे उतना ही जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर एक Eg एक T2G, एनर्जी लेवल कम होगा। यानी जैसे जैसे लिगेंड घटेगा, ऑक्टाहाइड्रल में एनर्जी लेवल ज़्यादा था लेकिन टेट्राहाइड्रल में एनर्जी लेवल कम होगा क्योंकि लिगेंड की संख्या कम है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। जैसे ऑक्टाहाइड्रल में हमने बताया था कि दो केस बनता है, एक केस फर्स्ट एक केस सेकेंड। केस फर्स्ट में था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, और जब लिगेंड वीक होगा तो एनर्जी गैप कम होता है। लेकिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एनर्जी लेवल केवल एक ही होता है, और इसमें एनर्जी लेवल हमेशा कम रहेगा, और इसमें हुंड रूल फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें हुंड रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बार हुंड रूल फॉलो कर रहा था और एक बार हुंड रूल फॉलो नहीं कर रहा था। उसमें दो केस बन रहा था, लेकिन इसमें एक ही केस बनेगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड की संख्या कम है, 4 ही लिगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल से घिरे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लिगेंड इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी लेवल में कैसे भरा जाएगा। तो हुंड रूल मतलब मान लीजिए इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन पूरे कक्षा में भरने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल में दो केस बन रहा था, केस फर्स्ट जहाँ लिगेंड स्ट्रांग था, एनर्जी लेवल ज़्यादा था, हुंड रूल फॉलो नहीं कर रहा था, और जब लिगेंड वीक था तब वहाँ पर एनर्जी लेवल कम था और हुंड रूल फॉलो कर रहा था। लेकिन इसमें हुंड रूल फॉलो करेगा। तो देखिए, अगर D1 इलेक्ट्रॉन हो, अगर D कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो तो सर सबसे पहले Eg कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो Eg कक्षा में जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, Eg कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गया, T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, तो Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, Eg में एक इलेक्ट्रॉन और T2G में 0। ठीक है, अब देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसका फार्मूला मैं बताया था फॉर टेट्राहाइड्रल 0.4 यम जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और यहाँ पर यन भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यह हो जाएगा T2G कक्षा के लिए, और यह हो जाएगा Eg कक्षा के लिए। ठीक है, इसको हम उल्टा कर सकते हैं क्योंकि Eg कक्षा नीचे है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -0.6 यम प्लस 0.4 इंटू यन। उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर Eg कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसमें गुणा होगा 0.6 इंटू 1, और
ऊपर वाले कक्षा जो T2G कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, T2G में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा -0.6, इसका वैल्यू आएगा -0.6। अब इसी तरह निकालेंगे T2G कक्षा के लिए, D2 के लिए। D2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब, तो एक जाएगा यहाँ पर, एक जाएगा यहाँ पर, तो EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 और T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 0 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अब इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो हो जाएगा 0.4 वाले में इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यह हो जाएगा 0 प्लस माइनस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यानी 6 दूनी 12 -1.2, इसका वैल्यू आएगा -1.2। इसी तरह देखेंगे तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन मैं बताया था इसमें हून रूल फॉलो करेगा, और जब हून रूल फॉलो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब T2G में चला जाएगा, अब देखेंगे EG में 2 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 2 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 0.4 × 1 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा 0.6 × 2, यानी 0.4 माइनस 1.2, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यानी -0.8, इसका वैल्यू आएगा -0.8। अब इसी तरह देखेंगे D4, मतलब कि अगर D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब कैसे होगा। D4 में 4 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं तब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी EG में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और T2G में इलेक्ट्रॉन 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। अब देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए यह फार्मूला है, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 0.4 ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन गुणे 2 माइनस 0.6 इंटू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 0.8 माइनस 1.2, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी -0.4, इसका वैल्यू आएगा -0.4। इसी तरह देखेंगे D5 इलेक्ट्रॉन के लिए। D5 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले जाएगा EG में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी EG में हो गया 2 और T2G में 3, EG में 2 और T2G में 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब निकालेंगे तो अब इसमें गुणा करेंगे, T2G वाला यह वैल्यू है, यह T2G वाला है और यह EG वाला, नहीं यह EG वाला है और यह T2G वाला। तो EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे 0.4 यम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 0.6 इंटू इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तिहाई 12, 1.2 माइनस
6 दूनी 12, 1.2 यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसके लिए यह वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह D6 के लिए, D6 में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। D6 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी 6वां इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले कक्षा में तो अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। 5 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब घटेंगे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पर Eg में 3 इलेक्ट्रॉन और T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे 0.6 माइनस में गुणे Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 माइनस प्लस 0.4 इंटू 3 यानी 6 3 18 माइनस 1.8 प्लस 4 3 12, 8 में से 2 जाएगा 6 यानी -0.6, इसका आएगा -0.6। अब इसी तरह D7 का निकालेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें देखेंगे सबसे पहले सब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे Eg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 और T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। इसका भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 4 और यह 3, 6 चौको 24 यानी -2.4 प्लस 4 3 12 1.2, 4 में से 2 जाएगा 2 1 यानी -1.2। इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगा -1.2। अब देखेंगे D8 के लिए। अब यहाँ पर D8 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे 8 9 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। 8 9 10 के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी 5 6 7 8, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें 2 2 4, इसमें हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल बचेगा 2। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन तीनों का। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 0. यहाँ पर 0.6 होगा, 0.4 इंटू यहाँ पर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 6 चौको 24 2.4 प्लस 4 चौको 16 1.6, 8 6 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0 यानी -0.8। इसका वैल्यू आएगा -0.8। इसी तरह निकालेंगे D9 के लिए। D9 के लिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहले 5, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन और T2G में 2 2 4 1 5, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब घटेंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D9 के लिए 1। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर यह 4 होगा और 2 2 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हो जाएंगे 5, जिसका वैल्यू होगा 6 चौको 24 यानी 2.4 प्लस 4 25 20 2.0
4 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, यानी -0.4। इसका वैल्यू हो जाएगा -0.4। अब इसी तरह D10 के लिए निकालेंगे, तो D10 में सब में इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा, इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएगा। अब देखेंगे EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो होगा 6 चौको 24, 2.4, और यहाँ पर भी 6 चौको 24, यानी इसका वैल्यू आएगा 0। तो इस तरह से हम सबका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जा रहे हैं, T2G में कितना जा रहा है और EG में कितना जा रहा है, यह सब निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बताया कि यहाँ पर हुन रूल फॉलो होता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर होते हैं जो क्रिस्टल फील्ड को प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, और देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्क्वायर प्लेनर में कैसे होता है, तो उसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।